अब हम बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसा होता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मुख्य रूप से 5 बातें आती हैं, जो 5 एंटिटीज़ होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। पहला तो प्लानिंग, किस प्लानिंग के तहत वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद उसका स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, उसकी सर्चिंग, उसकी स्क्रीनिंग और फाइनली उसका इवेल्युएशन, और फिर कंट्रोल्ड वे में जो हम चाहते थे वैसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ कि नहीं, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरे का पूरा एक स्केलेटल सिस्टम बनाया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, और अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो रिक्रूटमेंट प्लानिंग होती है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस and it involves the translation of likely job vacancies and information about the nature of these jobs into the set of objectives, its targets and specify the number and types of applicants to be planned। ये जो प्लानिंग होती है इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि हमारा जो जॉब टाइटल है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हमको वैकेंसीज़ निकालनी पड़ती है, और उस वैकेंसीज़ के आधार पर हमको ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए उस ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर हमको एप्लीकेंट्स को एडवर्टीज़मेंट के थ्रू इनविटेशन, या हम बोलें उनको एप्लीकेशन को इनवाइट करना पड़ता है, जिससे कि वो एप्लीकेंट अपने एप्लीकेशंस को हमको भेज सके और अकॉर्डिंगली हम उसको फाइनली हम इसको प्रोसेस में ला सकें। अब इसके आधार पर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, टू मेक और टू बाय एम्प्लॉयज़। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल sophistication of recruitment and selection device. Third, geographical distribution of labor markets comprising job seekers. Fourth, source of recruitment. फिफ्थ, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होती है उसमें हमको ये बात को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हम खुद से बना रहे हैं कि हमको एक पूरी तरह से ट्रेंड एम्प्लॉय हमें मिल रही हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, हमारी प्लानिंग का एक हिस्सा होते हैं कि हमको उनको एक रॉ विजडम पे लेके आना है, कि हमको उनको ट्रेंड वे में लेके आना है। और ना केवल ये, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी वो कितने इक्विप्ड हैं, कितना वो सिस्टमेटिकली तैयार हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को चलाने के लिए, करने के लिए। उस प्रोसेस के बेसिस पर उनके जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनके जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड को कितना फुलफ़िल करते हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। ना केवल ये, उनको फिर किस जगह पर हमको डिप्लॉय करना है, वो हमारी मार्केट नीड को कितना फुलफ़िल कर रहे हैं, वो कंपटीशन स्किल्स को कितना फुलफ़िल कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उस जोग्राफिकल कंडीशंस को जहाँ पे हम उनको डिप्लॉय करेंगे वो किस आधार पर फिट हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की जाती है। तो जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल मतलब हम अपने स्तर पर इंट्रेंसिकली इन हाउस लेवल पर हम काम करते हैं, या एक्सटर्नल रिसोर्स मतलब हम किसी एजेंसीज के थ्रू अपॉइंटमेंट्स करते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद आता है सर्चिंग का प्रोसेस। उस सर्चिंग में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जो सर्चिंग होती है वो सोर्स एक्टिवेशन के बेस पर होना चाहिए और सेलिंग के बेस पे होना चाहिए। अब सोर्स एक्टिवेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम it takes place when a job vacancy exists in an organization if the organization has planned and well and done a good job of developing its source and search methods. Activation soon results इन द फ्लड ऑफ एप्लीकेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमको सोर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको कैसी वैकेंसी निकालनी है, उस वैकेंसी की एग्जिस्टेंस किस लेवल पर है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके आधार पर प्लानिंग हुई है कि नहीं हुई है। और अगर वो हुई है तो आप मान के चलिए हम उस सर्च मेथड्स के आधार पर एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट अपनी प्लानिंग को करते हैं, जिससे कि रिजल्ट ऐसा आता है कि एप्लीकेशन हमारे पास फ्लडेड फॉर्म में आती हैं। और इस एप्लीकेशन जब आती हैं तो उस बेसिस पर हम सेलिंग प्रोसेस करते हैं। इन दिस सेलिंग प्रोसेस बोथ द मैसेज एंड मीडिया डायरेक्ट deserve attention in the organization. Message refers to the employment advertisement. Media refers to the source of any recruiting message. For example, employment exchange, advertise,
एंड बिजनेस मैगजीन्स। इसमें हम अपने सोर्स, जो हमारा प्रोसेस है, हमारा जो विज्ञापन है कि हमको कैसे लोगों को चाहिए, उनका क्या पेरोल रहेगा, उनका कैसे परमानेंट रेगुलर बेसिस पर रहेंगे, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, जिसमें उनकी प्रोफाइलिटी कैसी रहेगी, पूरा डिटेल हम देना पड़ता है हमें। और उसके आधार पर वो हम उसको या तो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से उसको काम कर सकते हैं, या हम उसको विज्ञापन दे सकते हैं मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या हम उसको प्रिंट मीडिया के फॉर्म में दे सकते हैं। और अकॉर्डिंगली फिर हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस में सर्चिंग के आधार पर हम उस विज्ञापन को देते हैं, ताकि हम एप्लीकेशंस को इनवाइट कर सकें। फिर वो जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन का मतलब ये हो रहा है कि उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उनमें से जो बेस्ट एप्लीकेशन होती हैं, मान लीजिए कि हमारी पोस्ट 10 हैं, तो हम उनमें से 5 टाइम्स अगर लेते हैं तो 50 एप्लीकेशंस को हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और शॉर्ट लिस्ट करने के बेसिस पर इनको हम कॉल करते हैं फॉर फर्दर मेथडोलॉजीज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें कि हम अलग अलग प्रोसेस को, हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेस होती हैं, और उसके आधार पर उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को उन जो एप्लीकेशन आई रहती हैं उनके बेसिस पर उनको हम कॉल करते हैं, और वो उनको हम इसको हम स्क्रीनिंग के आधार पर करते हैं। फिर जब इवेल्युएशन एंड कंट्रोल होता है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी एज कंसिडरेबल कॉस्ट आर इंकर्ड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन शुड बी गैदर्ड एंड इवेल्युएटेड टू नो द सुटेबिलिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें बहुत चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टमेटिकली तरीके से हो, जो हमारी नीड है वो प्रोसेस सिस्टमेटिक हो, उसका जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो बराबर हमको मिलता रहे, ना केवल मिलता रहे, उसके आधार पर हम ये बात को ध्यान में रखें कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है वो आगे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो, और हम जो लोगों को रिक्रूट करेंगे वो रिक्रूटमेंट ऐसा रहे कि हमारी नीड को फुलफ़िल करे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफ़िल करे, और हम अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ सकें। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसमें प्राइमरी इंटरव्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होती है, उनका सिलेक्शन डिसीजंस होता है, इनका फिजिकल एग्जामिनेशंस होता है। अकॉर्डिंगली उसमें हम जॉब ऑफर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करना है या एडहॉक बेसिस पर करना है या रेगुलर बेसिस पर करना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो इसमें बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो पहले एक रिटन टेस्ट कराते हैं, और रिटन टेस्ट पास होने के बेसिस पर फिर वो उनका ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, जिसमें एक ग्रुप बनता है, जिसमें कि उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे उनको उनको बोला जाता है कि आप इसमें बोलें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पर, और उनके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, और उसकी बेसिस पर फिर उनका पीआई होता है, मतलब पर्सनल इंटरव्यूज़ होता है। और ये सब चीज़ों को जो व्यक्ति क्लियर करता चलता है, उन व्यक्ति के फाइनली फिर उसको हम उनकी की पूरी प्रोसेस को समझते हुए हम उनको जॉब ऑफर्स करते हैं, और वो जॉब ऑफर्स ऐसे रहते हैं जिसमें कि वो व्यक्ति अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और आगे उसको हम आगे ट्रेनिंग और आगे डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस पे ले आते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल एग्जामिनेशन और जॉब ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये सब चीज़ें हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस को बहुत आगे बढ़ाती हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसमें आगे काम करते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फिर आता है जॉब सोशलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो जिनको हम सेलेक्ट कर लिए हैं और जो वर्तमान में एग्जिस्ट में हैं या जो नए रिक्रूटेड हैं, उन लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर, उनका जो प्रोफाइल है, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनको बहुत डिटेल में समझाया जाता है, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे उसको लिटरेचर के माध्यम से कहें, और उसकी बेसिस पर उनको तैयार किया जाता है ताकि वो अपना बेस्ट रिजल्ट हमें दे सके। इसमें जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है, उनको हम पूरी प्रोसेस को समझाते हैं ताकि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल पर दे सके, क्योंकि जो टैलेंट डीएनए है या जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पार्ट हो रहा है वो फुलफिल हो, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम किस स्तर पर हमको आगे करें ताकि उनको आगे बढ़ा सकें, उनको हम प्रमोट कर सकें या उनका ट्रांसफ़र कर सकें, उनकी लोकेलिटीज़ को, उनकी प्रोफाइलिटीज़ को हम बदल सकें, और इसके आधार पर हम काम करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन लोगों में सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, जो परफॉर्मेंस उनका बढ़ता है, उनका कमिटमेंट बढ़ता है, उसमें किसी प्रकार का जो एरर्स होते हैं वो एरर्स कम होते हैं, और जो अनवांटेड कॉस्ट होती हैं जिससे कि
कंपनी को लॉस होता है वो भी कम होता जाता है। और इस आधार पर जो प्रोसेस होती है वो 3 स्तर पर होती है, जिसमें कि हम बोलते हैं प्री अराइवल स्टेज होता है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग जिसको हम एनकाउंटर स्टेज बोलते हैं, और फाइनली उसके जो मैच्योरिटी स्टेज होता है। ये तीनों लेवल पर हम चेक कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पूरी तरह से ठीक है, फिर वो हमारी कंपनी के लिए फिट हो, और उसके आधार पर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, और उसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी और उसकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके आधार पर उसको हम वो प्रोफाइलिटी फिक्स करते हैं और उसको हम डिप्लॉय करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी पे वो जाकर अपना काम कर सके और अपना बेस्ट दे सके, जिससे कि इन्वायरमेंट के आधार पर इन्वायरमेंट जो हम क्रिएट किए हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, उसके आधार पर वो काम को फुलफिल कर सके और हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके, प्रॉफिट ओरिएंटेड रिजल्ट दे सके। थैंक यू।